नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में। आपकी पूरी तरह से हर एक प्रकार के ज्योतिषी, वास्तु, न्यूमेरोलॉजी, मोबाइल न्यूमेरोलॉजी, प्रश्न कुंडली संबंधित समस्याओं के समाधान करने के लिए यहाँ पर आप कोई भी सर्विस लेना हो, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी, इन चीज़ों को आप ले सकते हैं। कोई ग्रह शांति कराना हो वो भी करवा सकते हैं। आपको कोई रत्न, रुद्राक्ष, ब्रेसलेट, कोई वास्तु यंत्र लेना हो वो भी आप यहाँ पे संपर्क करके ले सकते हैं। आप हमारे मेंबरशिप प्लान को भी ले सकते हैं, जहाँ पर आप 3 महीने, 6 महीने या अलग-अलग ज़रूरत के अनुसार साल भर का, 2 साल का, 3 साल का या 5 साल का मेंबरशिप भी ले करके इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। आइए अब आज की वीडियो पे चलते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं नक्षत्रों के बारे में काफ़ी डिटेल्स, जैसे कि कौन से नक्षत्र में आपने जन्म लिया है, उसका स्वामी कौन है, महादशा आपकी कौन सी होगी सबसे पहले, किस ग्रह की महादशा आपकी सबसे पहली महादशा होगी, आपका भाग्योदय कितने साल में होगा, आपके जीवन में कौन से साल कष्ट वाले होंगे, आपके जीवन में अगर कोई बीमारी इस नक्षत्र में हो रही है तो वो कितने दिनों तक चलेगी, और किस चीज़ का दान जब तब उपाय करना है, कैसे करना है, जिससे आपके उस नक्षत्र का पूरा लाभ आपको मिल सके और जीवन को कष्टों से मुक्त किया जा सके, और किस नक्षत्र में आपको कौन सा काम करना चाहिए, हम इनकी बातें करने वाले हैं। क्योंकि समस्याओं का समाधान करना हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। यदि आप मृत्यु लोक पे हैं तो मृत्यु लोक में जब तक आप समस्याओं से लड़ करके आगे नहीं बढ़ते हैं तब तक आप सफल नहीं होते हैं। सो वही इंसान आज के समय में सफल है जो सफलताओं को हासिल कर पा रहा है विषम परिस्थितियों में। आसान परिस्थिति में भी तो आसान परिस्थिति में तो कोई भी सफल हो जाए, लेकिन जब आप विषम परिस्थितियों में सफल होते हैं और अपनी सफलता का झंडा गाड़ते हैं तब दुनिया आपका लोहा मानती है। तो यदि आपके जीवन में, आपके कैरियर में, बिजनेस में, नौकरी में, फैमिली में कहीं भी किसी तरह की समस्या आ रही है तो आपका जन्म नक्षत्र बताता है कि आपको अपने नक्षत्र के अनुसार क्या उपाय करना है, सो दैट आप उस समस्या से पार पा सकें और उस समस्या को हल करके अपने जीवन को सफल बना सकें। जैसे आप सभी जानते हैं कि जन्म के जो नक्षत्र होते हैं वो इंसान के पूरे जीवन के गुणधर्म को तय कर देते हैं कि यह आदमी कैसा होगा। तो आज हम नक्षत्रों पे पहला वीडियो बनाएंगे जहां पर हम थोड़ी सी बात करेंगे इन टॉपिक्स के बारे में। आगे वीडियो बनाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि किस जन्म के नक्षत्र के आधार पर आपके अंदर क्या क्वालिटीज खुल के आएंगी, क्या मेरिट्स होंगी, क्या डिमेरिट्स होंगी, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। आपके जन्म का जो नक्षत्र है उसका जो चिन्ह होता है उस चिन्ह की व्याख्या भी हम आगे जरूर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो लोगों को देखने में फिर वो मज़ा नहीं आता है। सो आज हम बात करने वाले हैं किन चीज़ों की। आपका जन्म का नक्षत्र कौन सा है, कौन उसका स्वामी है, किसकी महादशा आपकी प्रारंभ हुई है जन्म से, कब आपको भाग्योदय का सुख मिलेगा, यदि आपको कोई बीमारी होती है इस नक्षत्र में तो आपकी बीमारी कितना दिन चलेगी, साथ ही आप क्या दान करें, क्या जप करें, क्या तप करें, क्या उपाय करें। तो इन सबको जानने के पहले मैं आपका फ्रेंड विजय मिश्रा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक विनम्र सलाह, एक निवेदन कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखें। ये आपकी तरफ से मुझको मिलने वाला आपका एक कह सकते हैं दक्षिणा कह सकते हैं, या आपका सपोर्ट है, या आपका कोऑपरेशन है। बिकॉज जब तक मेरे वीडियोज आप सबको टाइमली नहीं पहुंचेंगे और टाइमली आप उनको देखेंगे नहीं, तब तक आप जो चीज़ मैं चाहता हूं आपको सिखाना या उपाय देना चाहता हूं वो उपाय आप समय से देख नहीं पाएंगे तो समय से कर नहीं पाएंगे। सो टोटल जो नक्षत्र होते हैं वो होते हैं 27। एक 28वां नक्षत्र भी होता है अभिजीत नक्षत्र, लेकिन अभिजीत नक्षत्र को नॉर्मली काउंट नहीं किया जाता है। अब 27 नक्षत्र होते हैं तो 27 नक्षत्रों में प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, ठीक है। तो हर एक नक्षत्र का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चरण, इस आधार पे भी इंसान के गुणधर्म का, इंसान के राशि के नाम का अलग अलग व्याख्या की जाती है। एक राशि जो होती है, टोटल 12 राशियां होती हैं, तो एक राशि में आपका टोटल 9 चरण आता है आपके नक्षत्रों का। अर्थात अगर मेष राशि है और हम पहला नक्षत्र देखें तो पहला नक्षत्र का 4 चरण, दूसरे नक्षत्र का 4 चरण और तीसरे नक्षत्र का जो
एक चरण होगा, मिलकर बनते हैं मेष राशि। अर्थात आपकी मेष राशि में अश्विनी का 4 चरण, भरणी का 4 चरण और कृतिका का 1 चरण आता है। तो जिन लोगों का जन्म नक्षत्र अश्विनी है, भरणी है या कृतिका का पहला चरण है, उनकी मेष राशि होती है। ठीक, ऐसे ही अन्य राशियां में भी ऐसे ही नक्षत्रों के चरण के आधार पर अन्य राशियां और राशियों के नाम भी बनाए जाते हैं। और ये राशियां ही, ये नक्षत्र के चरण ही आपको ओवरऑल पूरी लाइफ में रूल करते हैं, मेंटेन आपको ये करते हैं। आपको परेशान भी आपके नक्षत्र के आधार पे कई बार आपके ग्रह करते हैं। पहला नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, जो कि अश्विनी कुमारों को दिखाता है। अश्विनी कुमार कौन है? अश्विनी कुमार देवताओं के डॉक्टर हैं। ठीक, जैसे हमारे डॉक्टर हॉस्पिटल में होते हैं, वैसे देवताओं के डॉक्टर अश्विनी कुमार हैं। तो जिस जातक का जन्म अश्विनी नक्षत्र में होता है, अश्विनी नक्षत्र के स्वामी होते हैं केतु महाराज, तो आपकी केतु की महादशा चलती होती है जन्म काल से। अर्थात अश्विनी नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति केतु की महादशा से चलता है, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु होते हैं। प्लस अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातकों के अंदर नैसर्गिक डॉक्टर का गुण होता है। तो अगर आप अश्विनी नक्षत्र में जन्मे हैं तो आप पैदाइशी डॉक्टर हैं। आप पढ़ाई करें डॉक्टरी की, मेडिकल की पढ़ाई करें, आयुर्वेद की पढ़ाई करें, होम्योपैथी की पढ़ाई करें, यू आर गोइंग टू बी ए गुड डॉक्टर। आपके हाथों में यश होगा। ठीक है, तो अगर आपके परिवार में, आपके दोस्तों में, रिश्तेदार में कोई आदमी ऐसा है जो अश्विनी नक्षत्र में जन्मा है और अभी वो पढ़ाई कर रहा है और वो कैरियर चूज करना चाहता है कि किस कैरियर में वो आगे बढ़े, तो आप उसे सलाह दें कि आप डॉक्टर बनो। आप उसे नीट की तैयारी करने की सलाह दीजिए। नीट क्वालिफाई करेगा एंड ही आर सी विल बी ए गुड डॉक्टर। तो अश्विनी कुमार आपके देवताओं के डॉक्टर और अश्विनी नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति आपके धरती के लोगों का डॉक्टर बन जाता है आसानी से, और उसकी दवाइयाँ लोगों को अच्छा काम करती हैं, उसकी सलाह लोगों को अच्छी कंसल्टेशन का काम करती है। तो अश्विनी नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति केतु की महादशा और केतु से रूल होते हैं। इस नक्षत्र में अगर किसी को कोई बीमारी होती है तो बीमारी 1 दिन, 9 दिन या 25 दिन तक चलती है। और केतु का जो ये नक्षत्र है, इस जन्म में लोगों का जो भाग्योदय होता है वो 20 वर्ष में होता है। और ऐसे लोगों को जीवन में संघर्ष आ रहा है, जीवन में कष्ट आ रहा है, तो कांसे के बर्तन में घी भर करके दान करना चाहिए। कहाँ दान करें? बेहतर होगा किसी मंदिर में करें, किसी वेद पाठी ब्राह्मण को करें। ठीक है, तो आपका जीवन में जो भी बंधन परेशानियां आ रही हैं उनसे आप आसानी से मुक्त हो पाएंगे। अब बात करते हैं अगले नक्षत्र की, जो कि है भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र होता तो ये यमराज का नक्षत्र है। ठीक है, लेकिन इसके जो स्वामी होते हैं वो होते हैं शुक्र महाराज। तो भरणी नक्षत्र में आपको सलाह दी जाती है कि कभी भी कोई भी काम शुरू ना करें, चाहे अच्छा चाहे बुरा, क्योंकि यमराज मृत्यु के कारक हैं। अगर आपने भरणी नक्षत्र में कोई काम शुरू किया तो वो काम भी डेथ को प्राप्त करेगा, वो काम मर जाएगा। वो बिजनेस या जो भी आप काम शुरू करेंगे भरणी नक्षत्र में, वो काम खत्म हो जाएगा, वो काम कभी भी फलेगा फूलेगा नहीं। अगर आप कोई फैक्ट्री, बिजनेस, किसी का नाम रखना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो भरणी नक्षत्र को कभी भी चुनाव मत करिए। ये नक्षत्र आपके उस काम को जड़ से ही खत्म कर देगा जिस काम को आपने भरणी नक्षत्र में स्टार्ट किया। तो भरणी नक्षत्र के स्वामी जो मालिक है वो तो हुए यमराज, लेकिन ग्रहों में अगर देखेंगे शुक्र इसके स्वामी होते हैं। और शुक्र के स्वामी होने की वजह से यहाँ पे आपके शुक्र की महादशा स्टार्ट होती है। 25वें वर्ष में आपका भाग्योदय हो जाता है और 11 दिन 21 दिन बीमारी चलती है। अगर भरणी नक्षत्र में किसी को कोई बीमारी होती है तो, और भरणी नक्षत्र में हुई बीमारियां अक्सर इंसान को डेथ भी करवाती हैं, इंसान की मृत्यु तक ये ले जाती हैं, क्योंकि ये यमराज का नक्षत्र है। तो भरणी नक्षत्र की बीमारियों के लिए आपको सचेत रहना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है ये बीमारी आपको डेथ की तरफ ले जा रही है। और अगर आप भरणी नक्षत्र में जन्मे हैं
और आप परेशान हैं तो भरणी नक्षत्र के ही अंदर आपको गाय और काला तिल का दान करना चाहिए। ठीक है, गाय और काला तिल का दान करेंगे उसी नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र में, तो आपके कष्टों में कमी आएगी, आपके जीवन में चीज़ें आसान होती हुई दिखाई पड़ेंगी। बात करते हैं थर्ड नक्षत्र जो कि है कृतिका नक्षत्र। कृतिका नक्षत्र अगर आप देखेंगे तो ये होता है सूर्य का नक्षत्र और जन्मकालिक महादशा भी सूर्य की स्टार्ट होगी। अगर आप कृतिका नक्षत्र में जन्म लिए हैं तो यहाँ पर आपका भाग्योदय होता है 29 वर्षों में। और कृतिका नक्षत्र में यदि कोई बीमारी होती है किसी को तो 9 दिन, 10 दिन और 21 दिन तक चलती है। ठीक है, या तो 9 दिन में खत्म होगी या 10 दिन में खत्म होगी, नहीं तो 21 दिन तक वो बीमारी चलेगी। और अगर आप कृतिका नक्षत्र में जन्मे हैं तो आपको चाहिए कि आप घी, खीर दान करें, सूर्य की पूजा करें। सूर्य की पूजा करने का मतलब है सूर्य को आप डेली जल चढ़ाइए, आदित्य हृदय स्तोत्र मंत्र का पाठ करिए। आपका जो है कृतिका नक्षत्र अच्छा फल देना शुरू कर देगा। आपके जीवन में जो बंधन है उन बंधनों से आप मुक्त होना शुरू हो जाएंगे। अगला नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र जो कि चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र है। तो रोहिणी नक्षत्र पे डिटेल में कभी किसी और दिन बात करें, क्योंकि अकेले रोहिणी नक्षत्र पे ही अगर बात की जाए तो आपके आधे घंटे 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो बाकी नक्षत्र वाले जो लोग होंगे फिर वो वेटिंग में रह जाएंगे। तो रोहिणी नक्षत्र में जो जन्मा जातक होता है वो सुंदर होता है, गुड लुकिंग होता है, उसके अंदर काम और भोग विलास की अच्छी भूख होती है और वो जीवन में काम, भोग, विलास, सुख सुविधाएं पाता भी है, बशर्ते आपका चंद्रमा पीड़ित ना हो, दूषित ना हो और पाप ग्रहों से दृष्ट ना हो, या फिर आप खुद ही अपने चंद्रमा को डैमेज ना कर ले। तो रोहिणी नक्षत्र में जन्मे जातकों की चंद्रमा की महादशा होती है और इस रोहिणी नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। वैसे तो सारे नक्षत्र हैं 27, ये सारी चंद्रमा की पत्नियां थी और चंद्रमा की 27 पत्नियां जो थी उन्हीं के नाम पे नक्षत्र पड़े हैं। और ये सारी जो चंद्रमा की 27 पत्नियां थी ये दक्ष प्रजापति की बेटियां थी। तो रोहिणी नक्षत्र जो है रोहिणी चंद्रमा की सबसे प्रिय पत्नी है, इसलिए चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में जब आते हैं तो उच्च के हो जाते हैं। उस समय इनकी वृषभ राशि चल रही होती है और रोहिणी नक्षत्र में ये कंफर्टेबल फील करते हैं। अब रोहिणी नक्षत्र में जन्मे जातक का जो भाग्योदय होता है वो 30 साल की उम्र में हो जाता है। और आपका जो कोई अगर बीमारी होती है रोहिणी नक्षत्र में तो 3 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 10 दिन, इस तरह से बीमारी इतने दिनों तक चलती है। अगर रोहिणी नक्षत्र में जन्मे जातक को कोई परेशानी हो रही है तो रोहिणी नक्षत्र जब आता है इसी दिन घी का, तिल का, अनाज का दान करिए और आप परोपकारी बनिए। यदि आप परोपकार में अपना समय लगाएंगे तो आपके जीवन के कष्ट बाधाएं दूर हो जाएंगी। बाकी घी का, तिल का, अनाज का दान करने से भी आपके जीवन के कष्ट समाप्त हो जाएंगे। अगला नक्षत्र है मृगशिरा। मृगशिरा अर्थात हिरण के सर के जैसी इसकी आकृति होती है, इसीलिए इसका नाम मृगशिरा रखा गया है। मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, तो अर्थात मंगल का नक्षत्र है तो आपकी जो जन्मकालिक महादशा प्रारंभ होगी वो मंगल की ही प्रारंभ होगी। अब मंगल की महादशा प्रारंभ होगी तो आपका जो भाग्योदय होगा वो 28 वर्षों में होगा और इसमें जो कोई बीमारियां होती हैं वो 3 दिन, 5 दिन, 9 दिन तक चलती हैं। और आपको चाहिए अपने कष्टों से बचने के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए आप दूध का दान करें। यदि आप दूध का दान करते हैं मृगशिरा नक्षत्र के दौरान ही करना है, ठीक है, तो मृगशिरा नक्षत्र में आप दूध का दान करिए, आपके जीवन के कष्ट खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। अगला नक्षत्र है राहु का आर्द्रा नक्षत्र। तो आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे जातक जो होते हैं वैसे तो ये इनका जीवन शुरू में इनको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है। बचपन में इनका बचपन इतना आसान नहीं रहता है क्योंकि राहु का नक्षत्र है। राहु ही आपके जन्मकालिक नक्षत्र के स्वामी होते हैं और इस नक्षत्र के भी मालिक राहु होने की वजह से आपकी राहु की महादशा जन्म लेते ही प्रारंभ हो जाती है। लेकिन राहु के आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे जातकों की एक अच्छी बात होती है कि राहु के आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे जातक अगर किसी बंजर जमीन में भी ले जा करके बीज डाल दें तो बीज लहलहाती हुई फसल बन जाती है और उससे उनको अच्छा फायदा होता है, अच्छा लाभ होता है। कहने का मतलब है कि जिस चीज़ में दूसरे लोग फेल हो जाते हैं, दूसरे लोग कहते हैं ये बेकार चीज़ है, कूड़ा है, कबाड़ा है, उस चीज़ में भी
आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे जातक जाकर के हाथ डालते हैं तो वो सोना उगलना शुरू कर देता है। तो ये राहु का असर है, ये आपको राहु का आशीर्वाद मिला है। आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे जातक अपने आप को पहचानिए। जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियाँ भूल गए थे तो उनको अंगद और जामवंत ने सिखाया, बोला काचुप साध रहा बलवाना। ठीक है, ऐसे ही आर्द्रा नक्षत्र में अगर आप जन्मे हैं तो अपनी शक्तियों को पहचानिए, उन चीज़ों में आप हाथ डालिए जहाँ पे लोग फ्लॉप हो रहे हैं और आप वहाँ पर सफल हो पाएंगे। इस नक्षत्र के जन्मे जातकों का जो भाग्योदय होता है वो 25 वर्ष में हो जाता है। बीमारी अगर हुई तो इस नक्षत्र में जो बीमारी आपको होगी, किसी को भी होगी, तो 10 दिन या 30 दिन तक बीमारी चलेगी। और अगर आप चाहते हैं तिल मिक्स खिचड़ी सबको खिलाइए, सबको बांटिए और सप्तधान्य लेकर के चिड़ियों को खिलाइए। इससे आपकी राहु की आर्द्रा नक्षत्र में जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, आप इसी आर्द्रा नक्षत्र के दौरान ये उपाय करिए। अगला नक्षत्र है पुनर्वसु, जो कि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। पुनर्वसु नक्षत्र में अगर आप कोई जन्म ले रहे हैं या आपने आपके घर परिवार में किसी ने जन्म लिया है तो उसकी बृहस्पति की महादशा प्रारंभ होगी। अब बृहस्पति की महादशा होगी तो जो जातक का भाग्योदय होगा वो 24 वर्ष में हो जाएगा। और कोई बीमारी अगर पुनर्वसु नक्षत्र में होती है तो 7 दिन या 9 दिन तक चलती है। और आपको अपने कष्टों से छुटकारा पाने के लिए जिस दिन पुनर्वसु नक्षत्र हो उसी दिन घी में बने मालपुए का दान करना चाहिए। लोगों को प्रसाद के रूप में भी खिलाना चाहिए, मंदिर में भोग लगाना चाहिए। घर के मंदिर में नहीं, बाहर किसी मंदिर में आपको भोग लगाना चाहिए मालपुए का, घी में बने मालपुए का। इससे आपके जीवन के कष्ट छूमंतर हो जाएंगे। अगला नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र के स्वामी हैं शनि महाराज। हालांकि एक अच्छा नक्षत्र है, ठीक है, और जन्मकालिक महादशा भी आपकी शनि की ही प्रारंभ होने वाली है। अगर आप पुष्य नक्षत्र में जन्म ले रहे हैं तो अब पुष्य नक्षत्र में जन्मे जातकों का जो भाग्योदय होता है वो 35 ईयर्स की एज में होता है, क्योंकि शनि का नेचर ही है डिले, लेट होना। तो 35 साल की उम्र के बाद आपका इंजन जो है तेज भागना शुरू करेगा। और पुष्य नक्षत्र में जो बीमारियां होती हैं वो बीमारियां 7 दिन तक चलती हैं। और अगर आप पुष्य नक्षत्र में जन्मे हैं या पुष्य नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आपको चाहिए जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो उसी दिन स्वर्ण का दान करिए, सोने का दान करिए। किसी सुपात्र आदमी को सोने का दान करिए। इससे आपका जीवन जो है सुखमय होगा, आपके जीवन में 4 चांद लगेंगे और आपकी समस्याएं आपको बाय बाय करके निकल जाएंगी। अगला नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र। अश्लेषा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है। तो जितने केतु के और बुध के नक्षत्र होते हैं ये सारे मूल नक्षत्रों में आते हैं। तो आप अगर केतु के नक्षत्र में जन्मे हैं या बुध के नक्षत्र में जन्मे हैं तो आपको मूल शांति जरूर करवानी चाहिए 27वें दिन, अर्थात जब वो नक्षत्र दोबारा आए तो आपको मूल शांति जरूर करानी चाहिए। इसलिए अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे जातक भी अपने आप को मूल शांति जरूर करवाएं। बुध का नक्षत्र है तो जन्मकालिक महादशा बुध की रहेगी। नक्षत्र के स्वामी भी बुध ही हैं। आपका भाग्योदय 30 वर्ष में हो जाएगा। 9 दिन, 20 दिन या 30 दिन बीमारियां चलेंगी। अगर अश्लेषा नक्षत्र में कोई बीमारी हो जाती है तो किसी भी जातक को, और आपको चाहिए चांदी का दान करिए। अगर आप अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे जातक हैं, परेशान हैं, तो अश्लेषा नक्षत्र के दौरान ही आपको चांदी का दान करना चाहिए। अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे जो जातक होते हैं, लड़के हैं अगर आप, तो बहुत क्रूर होते हैं, गुस्सैल होते हैं, निर्दयी होते हैं। और जो लड़कियां होती हैं, अगर कोई लड़की अश्लेषा नक्षत्र की है तो वो लड़की अपने सास के ऊपर बहुत भारी होती है। तो कोशिश करिए कि अगर अश्लेषा नक्षत्र की जन्मी कोई लड़की है, उसकी शादी आप कहीं करने जा रहे हैं तो कोई ऐसा घर चुनिए जहाँ पर सास ना हो, अन्यथा शादी तय होते ही उस घर की जो सास होगी उसके जीवन पे प्राणों पे संकट आ जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से उस लड़की की जो सास होने वाली है उसका जीवन समाप्त हो सकता है। अगला जो नक्षत्र है फिर से केतु का नक्षत्र आ जाएगा, वो है मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र में जो जन्मे जातक होते हैं वो बहुत ही गुस्सैल होते हैं, क्योंकि ये केतु का नक्षत्र है। केतु के लिए कहा जाता है रौद्रम रौद्रात्मकम, मतलब गुस्से से भी गुस्सा, जो गुस्से का अपर लिमिट है
जो गुस्से का मैक्सिमम रूप है वो केतु के अंदर आता है। मंगल तो गुस्सा वाला है, लेकिन केतु मंगल से भी अधिक गुस्से वाले हैं। तो केतु का जो जन्म है, केतु का जो मघा नक्षत्र है, इस जन्म में जन्मे जातक बहुत ही गुस्सैल होते हैं। इसलिए इनकी भी मूल शांति जरूर करवानी चाहिए 27वें दिन जब फिर से मघा नक्षत्र आए। तो इस जन्म में, इस नक्षत्र में जन्मे जातकों का जो भाग्योदय होता है वो 25 वर्ष में हो जाता है। और अगर कोई बीमारी होती है मघा नक्षत्र के दौरान तो वो 20 दिन, 30 दिन या 45 दिन तक चलती है। अगर आपको कोई कष्ट है, मघा नक्षत्र में जन्मे जातकों के जीवन में अगर कष्ट है तो इनको चाहिए तिल से भरे हुए घड़े को लें और इसका दान करें। तिल से भरा हुआ घड़ा अगर आप दान करते हैं तो इससे आपके जीवन में धन भी आएगा, आपका भाग्योदय भी होगा और आपके जीवन के कष्टों का शमन होगा। मघा नक्षत्र के जो जन्मे जातक होते हैं इनका बचपन बड़ा बीमारियों से त्रस्त रहता है, बचपन इनका रोगग्रस्त भी रहता है। तो ये भी एक गुणधर्म इनके अंदर पाया जाता है। अब अगला जो नक्षत्र है वो है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। तो शुक्र का नक्षत्र है तो आपकी जन्मकालिक महादशा भी शुक्र की होगी और आपका जो भाग्योदय होगा वो 28 से 32 वर्ष में हो जाएगा। और अगर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में कोई बीमारी हो रही है तो 8 दिन, 15 दिन या 30 दिन तक चलेगी। आपको चाहिए अपने कष्टों से छुटकारा पाने के लिए पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के दौरान ही, जिस दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पड़े, घुड़साल में जाकर के घोड़ों को चारा दीजिए। इससे आपको पुण्य मिलेगा, लाभ मिलेगा। और अच्छे कपड़े पहन करके, वेल मेंटेन्ड होकर के, जेंटलमैन या जेंटल वुमन बनकर रहिए। कभी भी कटे फटे गंदे कपड़े मत पहनिए। जितना आप वेल ड्रेस्ड रहेंगे, जितना आप ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड परफ्यूम, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड पेन, ब्रांडेड रुमाल रखेंगे, उतना ही आपका शुक्र प्रबल होगा और आपके जीवन में भाग्योदय के चांस उतने ही बढ़ते जाएंगे और जीवन में सुख सुविधाएं, भोग विलास उतने ही आपको अधिक मिलेंगे। तो डोंट वेस्ट योर टाइम इन चीप थिंग्स। सस्ते और घटिया सामान ना खरीदें, ना पहने, ना खाएं और ना यूज करें। ये आपके लिए एक रेमेडी है। अगला नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो होता है ये सूर्य का नक्षत्र है। तो जन्मकालिक महादशा आपकी सूर्य की रहेगी, प्लस आपका जो भाग्योदय होगा 30 से 32 साल में हो जाएगा। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जो बीमारियां होती हैं वो 7 दिन, 15 दिन या 27 दिन तक चलती हैं। और आपको चाहिए कि सोने का एक कमल बनवाइए और किसी धर्म स्थान में इसको दान करिए। यदि आप स्वर्ण कमल दान करते हैं तो आपका भाग्योदय बहुत खटाक से चुटकियों में हो जाएगा। जीवन के कष्टों से छुटकारा आपको आसानी से मिल जाएगा। जो अगला नक्षत्र है वो है हस्त नक्षत्र, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। ये भी एक शुभ नक्षत्र है। तो हस्त नक्षत्र में जन्मे जातकों का जो जन्मकालिक महादशा आएगी वो चंद्रमा की आएगी। और हस्त नक्षत्र वाले जातकों का जो भाग्योदय होता है वो 30 से 32 साल की उम्र में हो जाता है। और हस्त नक्षत्र में जो बीमारियां होती हैं वो 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन या 15 दिन तक चलती हैं। और हस्त नक्षत्र के जन्मे जातकों के जीवन में यदि समस्याएं आ रही हैं तो हस्त नक्षत्र के दौरान ही आपको चांदी और पानी, अर्थात कहीं पर चांदी दान करिए, कहीं पर जल का दान करिए, कहीं पर प्याऊ लगवाइए, जिससे राह में आने जाने वाले गरीब, निर्धन या जो राह से चलने वाले राहगीर होते हैं वो पानी पिए। इससे आपका भाग्योदय बहुत जल्दी और आसानी से हो जाएगा। अगला नक्षत्र है चित्रा। चित्रा नक्षत्र जो होता है ये मंगल का नक्षत्र है। तो चित्रा नक्षत्र में जन्मे जातकों की जो महादशा प्रारंभ होती है वो मंगल की होती है। और चित्रा नक्षत्र के जन्मे जातकों का भाग्योदय 33 से 38 ईयर्स की एज में होता है। यहाँ पर जो बीमारियाँ होती हैं वो 8 दिन, 11 दिन या 15 दिन चलती हैं। आपको चाहिए तांबे के किसी बर्तन में घी भरिए, ठीक है, और उसका दान करिए। तांबे के पात्र में घी का दान करने से और हनुमान जी की पूजा करने से आपका भाग्योदय बहुत जल्दी होता है। तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए यदि आप चित्रा नक्षत्र के जन्मे जातक हैं और जीवन में परेशानियां आ रही हैं तो। अगला नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, जो कि राहु का नक्षत्र है। यहाँ पर आपका भाग्योदय 30 से 36 साल की उम्र में हो जाता है। और जो बीमारियां होती हैं 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन तक चलती हैं।
लेकिन अगर 5 दिन से ज़्यादा खिंच गई तो ये बीमारियां 10 महीने तक भी चलती हैं। तो राहु आपको लंबे टाइम तक बेड रेस्ट पे ले जा सकता है। अब अगर स्वाति नक्षत्र में बीमारी हुई तो आपको इतना लंबा तक खींच सकती है। और अगर स्वाति नक्षत्र में जन्मे आप जातक हैं और आपके जीवन में कष्ट और परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो आपको क्या करना है, जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा प्रिय लगती है, अच्छी लगती है, गाड़ी घोड़ा, सोना चांदी, कपड़े, खाना, जो भी आपको अच्छा लगता है वही चीज़ आपको दान करनी है। इससे आपका स्वाति नक्षत्र में जन्म लेने का जो कष्ट है वो कष्ट खत्म हो जाएगा। और स्वाति नक्षत्र में स्वाति नक्षत्र की एक और सलाह दी जाती है कि जब भी कभी आपको कोई ऑपरेशन करवाना हो, खास करके पाइल्स का, बवासीर का या कोई भी शरीर की सर्जरी करानी हो, तो स्वाति नक्षत्र में सर्जरी ना करवाएं, आपकी सर्जरी फेल हो जाएगी। जैसे भरणी नक्षत्र के लिए मैंने मना किया था कि इस दौरान कोई बड़ा काम, कोई शुभ काम, कोई बुरा काम भी ना करें, ऐसे ही स्वाति नक्षत्र के लिए भी सलाह दी जाती है कि इस दौरान कोई भी चीर फाड़ का काम, सर्जरी का काम शरीर पे ना करवाएं। अगला नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र में अगर जन्मी कोई लड़की है तो वो अपने देवर के ऊपर भारी होती है। तो विशाखा नक्षत्र में जन्मी लड़कियों के लिए सलाह दी जाती है कि ऐसे किसी घर में शादी करें जहाँ पे आपका देवर ना हो। ठीक है, यदि आपका देवर है तो आपके शादी होने के बाद आपके देवर के प्राणों पे संकट आ जाएंगे। तो प्रायः कोशिश की जानी चाहिए, समझदार विद्वान पंडित जो भी हों, यदि किसी घर में ऐसी किसी लड़की की शादी करवा रहे हो तो विशाखा नक्षत्र की लड़कियों की शादी ऐसे घर में कराएं जहां पर लड़का अपने घर में सबसे छोटा हो। ठीक है। अच्छा, दूसरी एक बात है, जो भी लड़कियां अपने जन्म नक्षत्र के चौथे चरण में पैदा होती हैं, कोई भी नक्षत्र हो, यदि वो अपने जन्म नक्षत्र के चौथे चरण में पैदा हो रही हैं तो वो लड़कियां अपने सास पे अक्सर भारी रहती हैं। तो कोशिश करें कि जिन लड़कियों का जन्म चतुर्थ चरण में हुआ है वो भी ऐसे घर में शादी करें जहां पर आपकी सास ना हो। ये देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, तो जन्मकालिक महादशा आपकी देवगुरु बृहस्पति की प्रारंभ होगी। आपका जो भाग्योदय होगा 21 वर्ष, 28 वर्ष और 43 वर्षों में आपको ज़्यादा बढ़िया लाभ देता हुआ दिखाई पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर जो बीमारियाँ होंगी वो 8 दिन, 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन तक खींचेंगी। इसलिए आपको चाहिए, अगर आप विशाखा नक्षत्र में जन्मे जातक हैं और आप कष्ट झेल रहे हैं, कष्ट सह रहे हैं, तो आप घी का, कपड़े का दान करें जिससे आपको पितरों की कृपा मिले। जब आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे तो आपके जीवन के सारे कष्ट अपने आप ही वो खत्म कर देंगे। अगला नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र की अगर हम बात करें तो यह नक्षत्र शनि का होता है। तो शनिदेव का जो नक्षत्र है ये दिखा रहा है कि आपकी जन्मकालिक महादशा शनि की ही होने वाली है। ठीक है, तो शनि के जो नक्षत्र में अगर आप पैदा हो रहे हैं तो आपके अंदर शनि के जो गुण हैं वो आ जाएंगे, और शनि के गुण आएंगे तो आप थोड़े से लेजी हो सकते हैं, आलसी हो सकते हैं। आपकी जो भाग्योदय होगी वो 39 ईयर्स में होगी। 39 साल जब आपकी आयु होगी तब आपका भाग्योदय हो जाएगा। इस अनुराधा नक्षत्र में जो बीमारियां होती हैं वो 6 दिन, 10 दिन या 28 दिनों तक चलती हैं। अनुराधा नक्षत्र के बारे में एक बात और कही जाती है, नक्षत्र हो अनुराधा तो चाहे जो करिए सब कुछ हो जाए साधा। अर्थात ये सभी अच्छे कार्यों को करने के लिए एक शुभ नक्षत्र माना जाता है। यदि आप अनुराधा नक्षत्र में जन्मे जातक हैं और आपके जीवन में परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं तो आप कंबल का और कपड़े का दान करिए, जिससे आपको पितरों की कृपा मिलेगी। और पितरों की कृपा मिलेगी, साथ साथ कंबल दान करने से शनिदेव की भी कृपा मिलेगी। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए और शनिवार का व्रत करिए, इससे आपके जीवन को सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। अगला नक्षत्र है बुध महाराज का ज्येष्ठा नक्षत्र। तो ज्येष्ठा अर्थात बुध महाराज का नक्षत्र, यहाँ पर बुध इसके स्वामी होते हैं। तो जन्मकालिक महादशा आपकी बुध की ही शुरू होने वाली है और आपके जीवन में 27वां साल, 31वां साल और 49वां साल, 27 ईयर, 31 ईयर और 49 ईयर आपके जीवन में बहुत टफ जाता है। कष्टों से ये जीवन का भरा हुआ साल होता है आपके जीवन में। ज्येष्ठा नक्षत्र में किसी को बीमारी होती है, 2 बीमारियां 15 दिन, 21 दिन, 30 दिन तक चलती हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे जातकों को अपने जीवन से कष्टों को खत्म करने के लिए ज्येष्ठा नक्षत्र में ही मूली का दान करना चाहिए।
और अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मी लड़की है, अपने जेठ के ऊपर भारी होती है, जेठ के प्राणों पे संकट करती है, तो कोशिश करिए ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मी लड़की ऐसे घर में शादी करें जहाँ पर आपका कोई जेठ ना हो, आपके हस्बैंड का बड़ा भाई हो ही नहीं, आपका हस्बैंड अपने घर में या तो सिंगल हो या उसका कोई बड़ा भाई ना हो, वो खुद ही सबसे बड़ा भाई हो। ऐसे घरों में आपको शादी करने की सलाह दी जाती है। और अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मा कोई बॉय है, लड़का है और चतुर्थ चरण में है, तो अपने माता पिता के ऊपर भारी होता है। तो ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि किसी चतुर्थ चरण में बच्चे का जन्म हुआ है, लड़के का जन्म हुआ है, तो उसे मूल शांति शीघ्र 27वें दिन विधिवत करवा लेनी चाहिए, अन्यथा उस बच्चे के माँ बाप का जीवन कहीं ना कहीं खतरे में होता है और माँ बाप की अचानक कोई दुर्घटना में मृत्यु हो सकती है। तो ये हमने अभी तक 18 नक्षत्र जाने। ये 18 नक्षत्र जो आपको कहीं ना कहीं बताते हैं कि आपका कब भाग्योदय होगा, कब आपके जीवन में चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, इस नक्षत्र में आपको जो बीमारी होगी वो कितने दिन चलने वाली है, और इस नक्षत्र के जन्मे जातक कौन सा उपाय करें, कौन सा दान करें। अब इसी के साथ साथ जो आपका नक्षत्र स्वामी है, आप अपने नक्षत्र स्वामी के मंत्रों का जप कर सकते हैं। इससे भी आपके जीवन को सफल होने में आसानी मिलेगी, आपके जीवन को एक बल मिलेगा जिससे आपका जीवन सफल हो सके। अब अगला जो नक्षत्र है उसकी बात करेंगे, तो वो है मूल नक्षत्र, जो कि अभी तक जो बुध और केतु के नक्षत्र आपने सुने वो सारे मूल संज्ञक थे, उनको मूल की संज्ञा दी गई है। बट अब तो असली मूल नक्षत्र आ गया, ठीक है। जो मूल नक्षत्र होता है, इस जन्म में जो जातक होते हैं वो भी केतु के गुण धर्म वाले होते हैं, तो गुस्सैल होंगे, चिड़चिड़े होंगे, हाँ, लेकिन ये आध्यात्मिक होते हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये बड़े आध्यात्मिक हो जाते हैं और एक तरह से वैरागी भी हो जाते हैं, मोह माया से अपने आप को दूर कर लेते हैं। कि अगर मूल नक्षत्र में किसी जातक का जन्म होता है पहले चरण में, तो अपने पिता के लिए कष्टदायक होता है, पिता के जीवन के लिए खतरा होता है। दूसरे चरण में अगर मूल नक्षत्र में किसी का जन्म हो रहा है तो अपनी माता के लिए वो कष्टदायक होता है या प्राण घातक हो सकता है। और अगर किसी का मूल नक्षत्र में तीसरे चरण में जन्म हो रहा है तो अपने धन का नाश करता है, जो उसके परिवार में धन होता है उस धन का वो नाश करने के लिए आया होता है। और अगर मूल नक्षत्र के चौथे चरण में किसी का जन्म होता है तो वो जातक जीवन में सुख भोगता है, ठीक। तो जातक पहले, दूसरे, तीसरे चरण में जन्म ले रहा है तो माता पिता और धन को नाश कर रहा है। मूल नक्षत्र के चौथे चरण में अगर जन्म हो रहा है तो जातक के जीवन में सुख होता है। तो इससे आपने क्या सीखा? इससे आपको ये जानना चाहिए कि मूल नक्षत्र में भी अगर किसी जातक का जन्म हो रहा है तो आप देखिए कौन सा चरण चल रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा चरण अवॉइड करिए। कर सकते हैं तो चौथे चरण में जन्म कराइए, सो दैट जातक पैदा होगा, सुख भोगेगा और कोई माता पिता पे कष्ट भी नहीं आएगा। ये आपको इस वीडियो बताने का मेरा पर्पस था कि कैसे आप निगेटिव नक्षत्रों के भी पॉजिटिव फल ले सकते हैं। केतु की मूल शांति अवश्य करवाएं। अगर इस मूल नक्षत्र में जन्म हो रहा है तो सभी नक्षत्र जो 6 नक्षत्र होते हैं, ठीक है, सभी 6 नक्षत्रों का मूल शांति करवाना अवश्य है, करवाना ही चाहिए, जिससे कि जीवन में किसी भी पहलू पर आकर के आपको ये इफ और बट अफसोस ना करना पड़े कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाया, कर लिया होता तो मेरा जीवन सफल हो जाता। तो केतु की महादशा आपकी मिलने वाली है यदि आप मूल नक्षत्र में जन्म ले रहे हैं, क्योंकि इसके स्वामी ही केतु हो जाते हैं। यहाँ पे जो भाग्योदय होगा वो 27 से लेकर के 31 वर्ष में हो जाएगा, और जो बीमारी होगी 9 दिन, 15 दिन या 20 दिन चलेगी। अगर मूल नक्षत्र के दौरान आपको कोई बीमारी हो जाती है तो यहाँ पर आपको चाहिए कंदमूल जो फल होते हैं, ठीक है, उनका आप दान करें। इससे आपको स्वास्थ्य का लाभ होगा, पितर आपके प्रसन्न होंगे और स्वस्थ रहेंगे, पितरों की कृपा रहेगी, तो आप हेल्दी वेल्दी अपने आप हो जाएंगे। यहाँ पर अगर मूल नक्षत्र में चौथे चरण में कोई लड़की जन्म लेती है तो उसके लिए एक बेहद शानदार योग बनता है। मूल नक्षत्र के चौथे चरण में अगर कोई लड़की जन्म लेती है और जिस दिन उसकी शादी होती है तो अपने ससुर के लिए बहुत ही लकी होती है। जिस दिन आपकी शादी हुई आपके ससुर के जीवन में
धन वैभव सुख संपदा इतनी भरमार हो जाएगी कि जैसे वो आदमी पहले साइकिल पे चलता था तो फिर वो डायरेक्ट मर्सिडीज पे चलेगा, बीच में कोई साइकिल से मोटरसाइकिल नहीं लेगा, साइकिल से वो सीधा कार पे आएगा। तो अगर आपको कभी किसी ऐसी लड़की से शादी करने का मौका मिले, या आपको आपके बेटे के लिए कोई ऐसी लड़की मिले जो मूल नक्षत्र के चौथे चरण में पैदा हुई है, तो आप उससे आंख बंद करके शादी कर लीजिएगा। आपके जीवन में वो, आपके घर में सुख सुविधाएं आ ही जाएगी। अगला नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र के नक्षत्र में आपका जो भाग्योदय होगा 28 वर्ष में हो जाएगा। आपकी जन्मकालिक महादशा शुक्र की रहने वाली है, और जब शुक्र की महादशा होगी तो जाहिर सी बात है आप थोड़े से सुंदर होंगे, गुणवान होंगे, रूपवान होंगे। आपके जीवन में भोग विलास ये चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। और यहाँ पर आपका 28 वर्ष में भाग्योदय होगा। और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में कोई बीमारी होती है तो 15 से 20 दिन तक लंबी खींचती है। आपको सलाह दी जाती है यदि आप पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे हैं और जीवन में परेशानियां कष्ट आपको मिल रहे हैं तो आप धन का दान करिए किसी विद्वान ब्राह्मण को। अब आप खुद देख लीजिए कौन सा है विद्वान ब्राह्मण आपके आसपास, आप उसे धन का दान कर सकते हैं, क्योंकि दान हमेशा सुपात्र आदमी को करना चाहिए। अगर आपने किसी कुपात्र आदमी को दान कर दिया तो उससे आपको लाभ होने के बजाय हानि होगी। अगर आपने किसी आदमी को दान दिया और वो जाकर के उस दान के पैसे से दारू पी रहा है या मुर्गा बकरी खरीद करके खा रहा है, मीट खा रहा है, तो आपके दान का पैसा उसने उस मीट को खरीदने में, मांस को खरीदने में खर्च किया, तो उस बकरे मुर्गे मछली की जान की जो कीमत है वो आपके ऊपर भी ट्रांसफ़र होके आएगी। उस पाप के भागीदार आप भी बनेंगे। अगर किसी ने दारू पिया, अल्कोहल पिया, शराब पिया, नशे किया, कोई नशे का काम किया और उस नशे की वजह से उसने किसी को मारा पीटा, किसी को उसने मर्डर कर दिया, किसी से उसने कोई गलत काम किया, तो क्योंकि उसने आपके पैसे से वो नशा किया है तो उस पाप के भागीदार आप पहले बनेंगे, वो आदमी बाद में बनेगा। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि हमेशा दान करें सुपात्र आदमी को, जो आपके पैसों का सदुपयोग करे, आपके पैसों को लेकर के गलत काम ना करे। अगला नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, तो आपकी जन्मकालिक महादशा सूर्य की हो जाएगी। आपका भाग्योदय 31 वर्ष में हो जाएगा। और अगर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में कोई बीमारी किसी को होती है तो 20 दिन और 45 दिन तक चलती है। अगर आप उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जन्मे जातक हैं और जीवन में कष्ट और परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं तो आपको चाहिए किसी बर्तन में घी लें, गाय का घी होगा तो सर्वोत्तम होगा, और किसी बर्तन में शहद लें। ये दोनों आप इन दोनों को आप दान करें। कहाँ करें? मंदिर में कर दें या अपने पंडित पुरोहित पुजारी को कर सकते हैं। इससे आपका कष्ट कम होगा, जीवन आसान होगा और जीवन की समस्याएं आपसे अलविदा होने का प्रयास करेंगी। अगला नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, तो अर्थात आपकी जन्मकालिक महादशा चंद्रमा की रहेगी। बचपन आपका जो होगा थोड़ा सा कष्टमय रहेगा, बचपन आपका इतना ईजी नहीं रहेगा। और 18 साल 24 साल और बचपन, यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा ही पेन देखने को मिलेगा। और अगर श्रवण नक्षत्र में किसी को कोई बीमारी होती है तो 3 दिन, 6 दिन, 10 दिन और 25 दिन चलती है। इतने दिन बीमारी आपको खींचती है। और आपको चाहिए श्रवण नक्षत्र में अगर आप जन्मे हैं, आपका भाग्योदय नहीं हो रहा है, भाग्य से लाइफ से परेशान है, कष्टों से परेशान है, तो स्टूडेंट्स, नीडी किड्स को जिन्हें स्टेशनरी खरीदने का पैसा नहीं होता, जो गरीब बच्चे हैं, उन्हें आप लिखने पढ़ने की कॉपी किताब पेंसिल वगैरह दान करिए। तो श्रवण नक्षत्र में यदि आप जन्मे हैं तो आपका भाग्योदय 36 वर्ष में होगा। शनि का नक्षत्र है, थोड़ा सा लेट होता है। श्रवण नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए जो राशि आएगी वो शनिदेव की मकर राशि आती है। तो मकर राशि है, इस वजह से आपका जो भाग्योदय होगा वो 36 वर्ष की उम्र में होगा। अगला नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र। यदि आप धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे जातक हैं तो आप मंगल के नक्षत्र में पैदा हुए हैं, तो जन्मकालिक महादशा आपकी मंगल की चलने वाली है। और जैसे मंगल की महादशा होगी तो आपके अंदर मंगल के जो गुणधर्म हैं, उग्र, क्रूर, कमांडर और हर चीज़ के लिए जल्दबाज कर, आपके अंदर वो गुण रहेगा ही रहेगा।
मार पीट झगड़ा लड़ाई ये गुण आपके अंदर रहेंगे ही रहेंगे। तो धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे जो जातक होते हैं इनके जीवन का 15वां साल, 19वां साल और 23वां साल पेनफुल होता है, और आपका जो भाग्योदय होता है वो 36 साल की उम्र में होता है। अगर धनिष्ठा नक्षत्र में किसी जातक को कोई बीमारी होती है तो वो बीमारी 13 दिनों तक चलती है। अब अगर धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे जातक हैं और आपके जीवन में कष्ट आपका साथ छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, परेशानियां आपको चिपकी हुई दिखाई पड़ रही हैं, आप एक परेशानी से निकलते हैं दूसरी परेशानी अपने आप आपके पास आ जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको गाय का बछड़े के साथ दान करना चाहिए। और गाय बछड़े का दान कब करना चाहिए? मंगलवार को करना चाहिए। इससे आपका भाग्योदय होगा। और अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आपको चाहिए किसी गौशाला में जाकर के चारे का दान करिए, और चारे में खास करके जो चरी होती है ना, चरी बाजरा, इसका दान करिए। इससे आपका भाग्योदय शादी दोनों जल्दी हो जाएगी। आपका भी भाग्योदय 36 साल में होता है। अगला नक्षत्र है सतभिषा नक्षत्र। सतभिषा नक्षत्र में जन्मे जातक जो होते हैं ये राहु के नक्षत्र में आते हैं, तो जन्मकालिक महादशा आपकी राहु की होने वाली है, और राहु ही आपके नक्षत्र के स्वामी बनते हैं। तो आपका जो भाग्योदय हो जाता है 28 वर्ष में होता है। और सतभिषा नक्षत्र में जो बीमारियां होती हैं वो 3 दिन, 10 दिन, 21 दिन या 40 दिन तक चलती हैं। तो राहु बीमारियों को थोड़ा लंबा खींच सकता है। आपको चाहिए चंदन की धूप, चंदन की अगरबत्ती, अगरबत्ती में तो बांस होता है इसलिए अगरबत्ती को जलाने के लिए मना किया जाता है, लेकिन अगर बिना बांस की कोई अगरबत्ती मिले, चंदन की धूप वाली, चंदन की स्मेल वाली वो आप जलाइए, या चंदन की धूप ले आइए और किसी मंदिर में दान करिए, और मंदिर में दान करके अपनी प्रार्थना वहाँ पर विराजमान भोलेनाथ, शिव परिवार, राम दरबार जो भी हैं उनसे प्रार्थना करिए। और यही चंदन की धूप आपको रेगुलर दान करते रहना है मंदिर में, जिससे आपके जीवन के कष्टों को जल्दी से आप कम होता हुआ देख सकें। गाय के देसी घी का भी दान कर सकते हैं, इससे भी आपके जीवन के कष्टों से जल्दी छुटकारा आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगला नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद। पूर्वा भाद्रपद जो नक्षत्र होता है ये देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र होता है। यहाँ पर गुरु क्योंकि शुभ ग्रह है तो आपका जो भाग्योदय होता है वो 19 से 21 साल में हो जाता है। और जब आपका भाग्योदय 19 से 21 साल में हो जाएगा तो आपको जीवन में मज़ा ही आ जाएगा। जिस प्रकार आप खाना खाने कहीं जाओ और जाते ही आपको चीज़ खाने को मिल जाए, या कहीं आप एग्ज़ाम में जैसे बैठे, आपको बैठते ही पहले फर्स्ट टाइम में ही आपने यूपीएससी क्रैक कर लिया, या एनडीए क्रैक कर लिया, या नीट क्लियर कर लिया, तो आपको जो खुशी मिलती है वो आप ही जान सकते हैं। इसी प्रकार भाग्योदय अर्ली होगा तो आपको जीवन का असली मजा मिलता है जीने का। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वाले यहाँ पर 19 से 21 साल में आपका भाग्योदय हो जाता है। और जो बीमारियाँ होती हैं वो 2 दिन या 10 दिन, 2 या 10 दिन तक चलती हैं। और अगर 10 दिन में बीमारियाँ ठीक नहीं हुई तो ये 2 से 3 महीने तक भी खिंच सकती हैं। इसलिए पूर्वा भाद्रपद वाले आपको अपनी बीमारियों के लिए सतर्क रहना चाहिए। बीमारी 10 दिन के अंदर इलाज करके ख़त्म कर लो, नहीं तो लंबी खींच गई 2-3 महीने तो आपके लिए परेशानी हो जाएगी। आपको सलाह दी जाती है साबुत उड़द, ये आपको दान करना चाहिए, इससे आपके कष्ट कम होंगे। और साबुत उड़द का दान करने से आपके जीवन में एक्स्ट्रा सुख, एक्स्ट्रा सौभाग्य और एक्स्ट्रा धन लाभ भी आता है। अगला नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद जो कि शनिदेव का नक्षत्र है। शनिदेव को न्यायकारक ग्रह है। तो शनिदेव जब आते हैं तो थोड़ा सा चीज़ें डिले करते हैं, थोड़ी सी चीज़ें कष्ट में ले आते हैं। आपके अंदर भी शनि के जो गुणधर्म हैं, क्वालिटीज़ हैं, ट्रेड्स हैं वो परिलक्षित होती हुई दिखाई पड़ेगी। हालांकि जन्मकालिक महादशा शनि की रहेगी और आपका भाग्योदय 21 से 30 साल के अंदर, 21 से 30 ईयर्स के अंदर हो जाएगा। और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जो बीमारियां होती हैं वो 7 दिन, 10 दिन या 45 दिनों तक चलती हैं। और आपको सलाह दी जाती है कि आप वस्त्र दान करिए, कंबल का दान करिए, और खास करके शनिदेव की उपासना करिए, शनिदेव का मंत्र करिए, शनिदेव के मंत्रों का जप करिए और पीपल के पेड़ की सेवा करिए। इससे आपको पितरों की कृपा, शनिदेव की कृपा मिलेगी और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। नक्षत्र है और लास्ट नक्षत्र है वो है रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र जो होता है बुध का नक्षत्र है। यह भी एक मूल संज्ञक नक्षत्र है। यहाँ पर आपके जीवन में 17 साल, 21 साल, 24 साल ये जो होते हैं ये पेन भरे होते हैं।
फिर भी आपका भाग्योदय 16 साल में हो जाता है। और यहाँ पर रेवती नक्षत्र में जो बीमारियाँ होती हैं वो 10 दिन, 28 दिन या 45 दिनों तक चल सकती हैं। आपको चाहिए कांसे के बर्तन में आप गाय का घी भर करके दान करें, या कांसे के बर्तन भी आप त्योहार पे मंदिर में जा कर के या अपने पंडित, पुरोहित, पुजारी को भी दान कर सकते हैं, जिससे कि आपका जीवन, आपका सुख, वैभव, सौभाग्य मेंटेन रहे। अब ये तो थे 27 नक्षत्र जिनमें आपने जाना किस ग्रह की महादशा आपको चलेगी, किसका आपको दान करना है, कैसे दान करना है, कब आपका भाग्योदय होगा, बीमारियां अगर उस नक्षत्र में चली तो कितने दिन तक चलेंगी। अब हम आपको बताते हैं कि इन नक्षत्रों में कौन से नक्षत्र किस काम के लिए बेस्ट है, ठीक है ना। तो इनमें कुछ ऐसे नक्षत्र होते हैं जो कंप्लेन, जो केस करने के लिए, FIR करने के लिए बेस्ट होते हैं। कुछ ऐसे नक्षत्र होते हैं जो शादी करने के लिए परफेक्ट होते हैं, कुछ दोस्ती के लिए परफेक्ट होते हैं, कुछ बिजनेस के लिए परफेक्ट होते हैं, कुछ गाड़ी, बंगला, कार, इलेक्ट्रॉनिक खरीदने के लिए परफेक्ट होते हैं। तो आइए उन पर भी बात कर लेते हैं। इस क्रम में जो सबसे पहले नक्षत्र की हम बात करेंगे वो है सॉफ्ट और मृदु नक्षत्र। ऐसे नक्षत्र जिनमें आपको अच्छे काम करने हैं, जिनमें आप वो काम चाहते हैं जो प्यार भरे काम हैं, जिनमें आप चाहते हैं कि इस काम का रिजल्ट रहे, मेरे लिए लाभदायक रहे, तो इनको बोलते हैं मृदु नक्षत्र। इन नक्षत्रों में आप क्या क्या कर सकते हैं? इन नक्षत्रों में आप म्यूजिक सीख सकते हैं, कोई ज्ञान लेना है ज्ञान सीख सकते हैं, शादी कर सकते हैं, कोई कला सीखनी है कला सीख सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं, कोई मौज मस्ती, कहीं ट्रिप पे जाना है, घूमने जाना है, उसमें आप अपनी यात्रा इस नक्षत्र में शुरू कर सकते हैं। और नए कपड़े, नए गहने पहनने के लिए भी ये नक्षत्र बेस्ट माने जाते हैं। तो नक्षत्र कौन कौन से हैं, नाम सुनिए। मृगशिरा नक्षत्र है, चित्रा नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र है। इन नक्षत्रों में अगर आप कोई काम करते हैं तो इनका जो रिजल्ट होगा आपको मधुर परिणाम मिलेगा। अब एक दूसरे तरह के नक्षत्र होते हैं जो स्थिर नक्षत्र होते हैं, जहाँ पर आपको वो काम करने चाहिए जो आप चाहते हैं कि लंबे दिनों तक चले। जैसे आप कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं तो फैक्ट्री आप चाहते हैं कि आप फैक्ट्री लगाएं और आपकी तीसरी चौथी जनरेशन भी उस फैक्ट्री को उसी तरह से चलाते रहे और लाभ लेते रहे। तो स्थिर नक्षत्रों में वो काम करिए जो आपको लंबे टाइम तक करने हैं। जैसे घर बनाना है, पौधे लगाना है, प्लांट्स लगाना है, कोई ज़मीन खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदना है जो लंबे समय तक आपके साथ स्थिर रहे, खेती की ज़मीन खरीदना हो, कहीं किसी का आपको शुभारंभ करना हो किसी बड़े फैक्ट्री का, तो आपको इन नक्षत्रों में ये काम करने चाहिए। तो नक्षत्र कौन कौन से हैं? रोहिणी नक्षत्र है चंद्रमा का, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है सूर्य का, उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र है वो भी सूर्य का है, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो कि शनि का है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। इन नक्षत्रों को आपको यूज करना चाहिए इन कामों के लिए जहां पर आपको लंबे टाइम तक वो काम अपने साथ रखना है। अब कुछ नक्षत्र हैं जिनको लघु कहा जाता है, लघु नक्षत्र, उनकी बात कर लेते हैं। इनका क्या काम होगा, इनको आप कैसे यूज करेंगे, कब यूज करेंगे? अगर आपको कोई जर्नी, यात्रा करनी है तो आप इन नक्षत्रों का यूज करिए कि यात्रा आप जाएंगे, जल्दी से फिनिश करके लौट आएंगे, ऐसे कामों के लिए। कोई ट्रांजैक्शन करना है कि ट्रांजैक्शन जल्दी हो जाए, ऐसा ना हो कि आपने पैसा किसी को दिया, वो पैसा 1 साल बाद आपको वापस मिल रहा है, और जिस काम के लिए दिया वो काम ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन आपको इन नक्षत्रों में करने चाहिए जिनको हम कह रहे हैं लघु नक्षत्र। अपने कर्ज को पे करना, कर्ज को रीपे करना आपको इन नक्षत्रों में करना चाहिए, जिससे आपका कर्ज जल्दी उतर जाए। इन शॉर्ट ये शुभ कामों के लिए अच्छे नक्षत्र हैं जिनको हम बोलते हैं लघु नक्षत्र। ये नक्षत्र कौन से हैं? ये है अश्विनी नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, हस्त नक्षत्र और अभिजीत नक्षत्र। अश्विनी, पुष्य, हस्त, अभिजीत, इन 4 नक्षत्रों में अगर आप काम करते हैं तो ये आपको शुभ परिणाम देने वाले होंगे। अब हम अगले नक्षत्र की जो बात करने वाले हैं वो है चर नक्षत्र, जो मूवेबल होते हैं। ऐसे काम जिनमें आप चाहते हैं कि वो चलते रहें, जैसे आपकी कोई ओला टाइप की, उबर टाइप की टूर एंड टैक्सी हो, ट्रांसपोर्टेशन का काम हो, कोरियर का काम हो, सेल्स एंड मार्केटिंग का काम हो। तो ऐसे नक्षत्र जहाँ पर आपको चलने वाले काम करने हैं, आपकी ट्रेन हो, आपकी एयरलाइंस हो, इन कामों की शुरुआत आपको इन चर नक्षत्रों में करनी चाहिए। नक्षत्र कौन कौन से हैं? पहला नक्षत्र है पुनर्वसु, दूसरा है स्वाति, फिर है श्रवण नक्षत्र, फिर है धनिष्ठा नक्षत्र
और है शतभिषा नक्षत्र। इन नक्षत्रों में आपको वो काम करने चाहिए जो आप चाहते हैं कि कंटिन्यू चलते रहे। इवन आपकी जॉब का चेंज करना है ना, वही आप इन नक्षत्रों में कर सकते हैं, सो दैट वो चलती रहेगी। अब हम बात करेंगे तीक्ष्ण नक्षत्र की, और इसके बाद हम बात करेंगे उग्र नक्षत्रों की। जो काम आप चाहते हैं कि बहुत तेज हो, या आप कहीं किसी पर FIR करना चाहते हैं, कोर्ट केस करना चाहते हैं, तो तीक्ष्ण और उग्र नक्षत्रों का यूज करना चाहिए। तीक्ष्ण नक्षत्रों में जो नक्षत्र आते हैं वो कौन से हैं? आर्द्रा, अश्लेषा, ज्येष्ठा, मूला। आर्द्रा नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठ नक्षत्र और मूल नक्षत्र, ये जो 4 नक्षत्र हैं ये तीक्ष्ण नक्षत्र हैं। इनमें आपको कोई भी काम करना है वो कर डालिए जो तीक्ष्ण तेज से करने वाले हैं। और अगला जो नक्षत्र हमने बोला था उग्र नक्षत्र। उग्र नक्षत्र और तीक्ष्ण नक्षत्र आपको यूज करनी चाहिए किनके लिए? केस करना है, आग लगानी है, किसी को कोई मारपीट झगड़ा लड़ाई करनी है, पुलिस केस करना है, कुछ तोड़ फोड़ का काम करना है, तो ऐसे नक्षत्रों का आपको यूज करना चाहिए। तो उग्र नक्षत्र कौन से हैं? वो हैं भरणी, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा भाद्रपद। इन नक्षत्रों का आप यूज करिए तो आपके जो काम, ऐसे काम हैं, बोल्ड काम, डैशिंग काम, जो बहादुरी वाले काम हैं, इनको करिए। आपको कहीं आर्मी में है, पुलिस में है, आपको किसी दुश्मन को पकड़ने, किसी गैंगस्टर को पकड़ने जाना है, इन नक्षत्रों पे जाइए। आप उसको मार के, पीट के, कूट के पकड़ के ले जाएंगे। वो नहीं आप पे हावी होगा, बल्कि आप उन पर हावी रहेंगे। तो ये था नक्षत्रों के बारे में मेरा एक छोटा सा प्रयास। आशा करता हूँ आप सबको ये प्रयास अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो अपना प्यार ऐसे ही, अपना साथ बनाए रखें। आगे हम नक्षत्रों के बारे में और भी डिटेल लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।